हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास का पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें से मैं आपको ट्रेंड्स पढ़ा रही थी। ट्रेंड्स मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस में आपको अपलोड कर दिए हैं और जो नेक्स्ट कुछ बचे थे वो हम आज करेंगे, लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एफिनिटी एंड देन रिएक्टिविटी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स थे, तो उनको आज हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है आपका दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, मेटेलिक कैरेक्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट is a tendency of its atom to attract the shared pair of electron towards itself in a covalent bond। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है कि कोई भी एटम की ऐसी कैपेसिटी कि जो इलेक्ट्रॉन किसी और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। यानी हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को इजीली विड्रॉ करता है फॉर द न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन के कारण, तो वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है और वो एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अभी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएशन अलोंग द पीरियड्स एंड अलोंग द ग्रुप क्या वेरिएशन दिखाती है, चलिए देखते हैं। वेरिएशन अलोंग द पीरियड्स, अलोंग पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए, पीरियड्स जो होता है ये जैसे कि पीरियोडिक टेबल है, ये यहाँ पर इस तरीके से इसका आउटर स्ट्रक्चर होता है। तो ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है और ये एफ ब्लॉक होता है। ओके, तो जब हम पीरियड जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। तो 7 पीरियड में जब हम लोग ट्रेंड्स देखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट यानी हॉरिजॉन्टल वे में जब जाते हैं हम लोग लेफ़्ट टू राइट, तो किस तरीके से वेरिएशन जो है वो दर्शाते हैं। तो अगर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेस। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जांपल लें, अगर हम बात करें पीरियड्स की, यानी पीरियड्स की हम लोग बात करें, तो अकॉर्डिंग टू, ये पीरियड्स की जगह क्या लिख गया, PRIOD। ओके स्टूडेंट्स, ये ई है, PE। ओके, तो देखिए पीरियड्स में क्या होता है कि जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। कैसे डिक्रीज़ होती है, अगर हम एग्जांपल लें थर्ड पीरियड का, तो दैट इज़ देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। मेरे साथ साथ बोलिए, आर्गन। ओके, तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 281, देन इसकी 282, एल्यूमिनियम की क्या होगी, लास्ट शेल में 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8। ओके, तो जब हम इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के कारण यहाँ पर बीच में क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट है। और इसमें जो शेल है वो 3 शेल होंगी। ओके, तो ये 3 शेल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसी तरीके से जो मैग्नीशियम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरीके से एल्यूमिनियम जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, तो क्या हो रहा है, शेल तो सेम है बट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 1 बाय 1 बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाता है। यानी अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड,
ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस कारण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये दोनों जब आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो साइज को क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो हमने पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जो है एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है कंटिन्यूअसली। तो जब साइज छोटी हो जाएगी, देखिए जब किसी भी एटम की जो है वो साइज जो है वो छोटी हो रही है, ठीक है, तो छोटी अगर यहाँ हो रही है तो यानी यहाँ पर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, और अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होने के कारण अगर कोई बाहर इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस इसको जल्दी अट्रैक्ट करेगा कि ये वाला जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियसली जिसकी साइज छोटी है उसको जल्दी अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो है वो डिक्रीज़ होती है, और साइज डिक्रीज़ होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने का मतलब है कि बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वेरिएशन इन ग्रुप्स में देखें, तो ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, इसका 11 और इसका 19। ओके, अब अगर हम लोग शेल्स बनाते हैं तो पहले ही शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, इसमें क्या हो जाएगा, 3, इस तरीके से शेल बनेंगी। इसकी क्या होगा, एक और शेल बढ़ जाएगी, और इसका क्या होगा, ये भी शेल्स को बढ़ा लेगा, और लास्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पर शेल्स बढ़ रही हैं, ओके। और टॉप टू बॉटम जब शेल्स इंक्रीज हो रही हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आने वाला इलेक्ट्रॉन जितना ईजिली हाइड्रोजन के पास आएगा उतना ईजिली यहाँ पर पोटेशियम के पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ जो लास्ट शेल है उसकी दूरी और न्यूक्लियस की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन कम है। इसीलिए जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी हाइड्रोजन में अट्रैक्ट होगा, देन लिथियम में, देन सोडियम में, देन पोटेशियम में, ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो बिल्कुल लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वेरिएशन अलोंग द पीरियड्स हम लोग देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है। देन इसके बाद में अलोंग द ग्रुप अगर देखें, अलोंग द ग्रुप फ्रॉम मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है। इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू शेल इंक्रीजेस, और ये किसके कारण हो रहा है, शेल इंक्रीज हो रही है 1 by 1, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि अट्रैक्शन पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपका है मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए इसमें क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर is a character in which the atom lose their electron in last shell easily। तो जो भी एटम है उसकी जो लास्ट शेल प्रेजेंट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको इलेक्ट्रॉन को ईजिली जो लूज कर दे, वही मेटल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। तो अब इनके ट्रेड्स देखते हैं एट द वे ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। देखिए वेरिएशन अलोंग द पीरियड्स एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। अब हमने पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसी भी एटम की अट्रैक्शन पावर है, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, ओके। तो एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस यानी कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचता है अपनी तरफ, विड्रॉ करता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। क्यों, देखिए मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट पहले एक बार वेरिएशन अलोंग द ग्रुप्स भी पढ़ लेते हैं। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, सो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब ये कैसे हुआ देखिए। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग मेटेलिक
कैरेक्टर का पढ़ते हैं तो देखिए अगर हम लोग पीरियड की बात करें यानी लेफ़्ट टू राइट बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है? क्योंकि साइज़ जो है वो कंटिन्यूअसली छोटी हो रही है और छोटी होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी अट्रैक्ट करता है। ओके, तो मुझे एक बात बताइए कि जहाँ पर अगर साइज़ छोटी है और जो बाहर वाला शेल है वो एकदम इलेक्ट्रॉन उससे अटैच्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्यों छोड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं, लूज़ नहीं करेगा। तो लूज़ नहीं करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर की तो धज्जियाँ उड़ गई ना। मेटेलिक कैरेक्टर का क्या कहना है? मेटेलिक कैरेक्टर का कहना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंडेड होते हैं और इलेक्ट्रॉन अपने जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लूजली क्या कर देता है? छोड़ देता है, ठीक है, लूज़ कर देता है। तो जब यहाँ पर तो लूज़ नहीं हो पाएगा, तो इस कारण जो लेफ़्ट टू राइट है साइज़ छोटी होने के कारण मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम की। तो देखिए टॉप टू बॉटम जो है, जैसे ये एटम है, इसकी जो भी एटम की शेल बढ़ गई, नेक्स्ट एटम की फिर और शेल बढ़ गई, फिर नेक्स्ट एटम की और शेल बढ़ गई, जो कि और बड़ा हो गया, है ना। तो जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है क्या यहाँ पर होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच में कितने सारे शेल्स बढ़ गए हैं। तो ये जो अट्रैक्शन है ये कम हो जाएगा और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को लूजली क्या कर देगा? लूज़ कर देगा और इलेक्ट्रॉन ईजिली जो है लूज़ होने के बाद में मेटेलिक कैरेक्टर को शो करेगा। इसलिए टॉप टू बॉटम जो होता है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। ओके, देखिए एक एग्जांपल हम फ्रेंड्स का भी ले सकते हैं। अगर दो फ्रेंड्स हैं, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती है, तो क्या उनको अलग करना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर अलग भी कर देंगे तो भी उनके दिमाग में यही रहेगा, अरे मेरी फ्रेंड क्या कर रही है, मेरी फ्रेंड क्या कर रही है। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में मतलब बैठ जाती है, तो उनको जो बॉन्डिंग होती है उसको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए, लेकिन अट्रैक्शन कम है। मान लीजिए कि आप स्कूल में या फिर आप जो भी आपके गली मोहल्ले में जो भी फ्रेंड है, तो वो आपकी कहने के लिए तो फ्रेंड है बट इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, तो वो कहीं चले जाए आपको छोड़ के या कहीं चला जाए आपको छोड़ के, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप बोलते हो इट्स ओके जाओ, ठीक है। लेकिन अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो बॉन्डिंग ज़्यादा हो तो हम लोग उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इसी तरीके से ये मेटेलिक कैरेक्टर है, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करेगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम है न्यूक्लियस की तरफ तो ईजिली लूज़ कर देगा और मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, variation along the periods as the electronegativity increases from left to right metallic character decreases and variation along the group top to bottom जाएंगे तो electronegativity decrease है क्योंकि shells increase है, इस कारण metallic character क्या हो जाएगा? increase हो जाएगा क्योंकि easily electron lose हो जाएगा। ओके, अगर इसी तरीके से हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एकदम मेटेलिक कैरेक्टर का क्या होगा? वाइस वर्सा होगा, यानी इसका एकदम अपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जो है वो साइज़ क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल लूज़ ना हो, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी जिसमें नहीं होता है वही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो ऑब्वियसली है कि हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक साइज़ छोटी हो रही है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करता है, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, और इसी तरीके से टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज़ जो है या शेल जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही हैं। अट्रैक्शन कम है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, और अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ कर देगा और यहाँ पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा देगा। तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है और लेफ़्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। ओके,
नेक्स्ट जो है आपका वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। जो एंथैल्पी होती है, देखिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एक्चुअल में उसमें होता क्या है, जो ये एंथैल्पी है इसी को एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या? तो जैसे हमने पढ़ा कि मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, तो इसी तरीके से जो एनर्जी, यानी मान लीजिए ये एटम है, ओके, इस एटम में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन को उस शेल से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत या आवश्यकता हुई उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब देखिए, the minimum amount of energy required to remove the most loosely bounded electron from an atom so as to the convert into a gaseous cation is called as ionization enthalpy। देखिए वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंडेड है एटम के साथ, तो उसको निकालने के लिए जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जो एक गैसियस कैटायन का फॉर्मेशन करे, ऑब्वियसली है जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो किसी भी जो कोई भी एलिमेंट होता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो क्या बना दे, कैटायन बना दे, उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो अब इसका वेरिएशन अलोंग अ पीरियड या वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए वेरिएशन अलोंग अ पीरियड्स। वेरिएशन अलोंग पीरियड्स में देखिए एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब देखिए आप लोग एक काम करिए, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ें तो सिर्फ एटॉमिक रेडियस को ध्यान में रख के करें। ठीक है, एटॉमिक रेडियस किस तरफ लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है। तो देखिए जब आप खुद इमेजिन करके देखिए कि अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है इसका मतलब जो एटम की साइज़ है वो छोटी हो रही है। एटम की साइज़ छोटी हो रही है इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है, और अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एनर्जी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा लगानी पड़ेगी उतनी ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो देखिए ज़रा, as we move from left to right in a period ionization enthalpy increases with increases atomic number, left to right nuclear charge increase and the atomic radius decrease, so the ionization enthalpy increases। okay, फिर इसके बाद में वेरिएशन विद ग्रुप्स देखते हैं। देखिए, on moving down the group the atomic size increases gradually due to the addition of one new principal energy shell at each succeeding element. The distance of the valence electron from the nucleus increases, so the force of attraction by the nucleus for the valence electron decreases and hence the ionization enthalpy should be decreases। चलिए तो इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, दैट इज़ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो हम लोग लेफ़्ट टू राइट यानी लेफ़्ट टू राइट पीरियड वेरिएशन के बारे में बात करें तो कंटिन्यूसली आपको पता है कि एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। एटॉमिक नंबर लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज हो रहे हैं, शेल्स इंक्रीज नहीं होती हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज और बाहर वाली शेल का अट्रैक्शन जो होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए ये एटम है, ये एटम छोटा होता चला जाएगा। तो जब ये अट्रैक्शन बढ़ गया है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट या वेरिएशन अलोंग द पीरियड्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीज due to because in nuclear charge and the atomic radius is decreases। okay, next group की तरफ देखते हैं।
अगर ग्रुप की तरफ जाएं यानी टॉप टू बॉटम जाएं, तो टॉप टू बॉटम में शेल्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, शेल्स इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डेशन है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन खुद ही निकलने के लिए तैयार है, तो इसके लिए एनर्जी तो बहुत कम चाहिए। तो यानी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ये था कॉन्सेप्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा है नहीं 10th में, बट फिर भी हमें थोड़ी इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका पता होना चाहिए, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिनोटेड बाय डेल्टा EGH। ओके, next, electron gain enthalpy of an element may be defined as the energy released when a neutral isolated gaseous atom accept one n extra electron to form the gaseous negative ion। देखिए, जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए या उसको बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती थी वो थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को वापस एटम में ऐड करने के लिए, यानी कितनी एनर्जी की आवश्यकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वापस एटम के अंदर क्या हो जाए, ऐड हो जाए, यानी जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कितनी एनर्जी उसको चाहिए, ठीक है। और अगर गेन करेगा तो एटम पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या बना लेगा, एनायन बना लेगा। ओके, तो ये बिल्कुल अपोजिट है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका वो है रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी क्या होगी, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्काली मेटल्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू लॉस एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग कैटायन। देखिए, हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, दैट इज द पीरियोडिक टेबल। ओके, यहाँ पर एल्कली मेटल होते हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, यहाँ पर मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, यहाँ पर मेटल्स होते हैं। जब हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे बड़ी साइज है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज कर पा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर पा रहा है ड्यू टू द लार्ज साइज। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं वो उनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, क्योंकि वो उनके पास लास्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इजीली लूज कर देते हैं, और लूज करने पर जो क्या रिएक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, in contrast, the chemical reactivity of halogens on extreme right is due to their ability to gain an extra electron, leading to the formation of corresponding anion। देखिए, जिस तरीके से अल्कली मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन करता है, इसी तरीके से हेलोजेंस जो होते हैं, ये क्या है, ये पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेलोजेंस कहलाते हैं, है ना। तो ये जो हेलोजेंस होते हैं इनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को कितने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन पे कैसा चार्ज आ जाता है, -1 चार्ज आ जाता है। तो इनको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत होती है और ये एनायन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, जब इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये किसी से भी मांग लेंगे। ओके, किसी के साथ भी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो सॉल्ट फॉर्मेशन और ये गेन इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी भी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्कली मेटल गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देते हैं, और हेलोजन जो है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। ओके, देन इसके बाद में द एलिमेंट्स एट एक्सट्रीम लेफ्ट of the periodic table readily combine with oxygen and to form oxides। जो लेफ्ट है periodic table यानी जो मेटल्स हैं वो easily ऑक्सीजन के साथ जो है बॉन्डिंग कर लेते हैं और किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो अलोंग ग्रुप, अकॉर्डिंग टू ग्रुप के वाइज देखें तो ऑक्साइड्स जो होते हैं वो इंक्रीजेस होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एक तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी वैसे ही होती है अल्कली मेटल में, और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो शेल्स इंक्रीज होने के कारण साइज और भी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही बॉन्डेड नहीं है, इसलिए लूज हो जाएगा इजिली, और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो टू मेक अ ऑक्साइड्स। ओके, तो बेसिक ऑक्साइड्स जो हैं वो मेटल बनाते हैं, बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो मेटल में होता है। तो बेसिक ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं? मेटल बनाते हैं। और एसिडिक ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं? नॉन मेटल बनाते हैं। ओके, अलोंग द पीरियड देखेंगे तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस एंड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। क्योंकि बेसिक कैरेक्टर इसलिए डिक्रीज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा बॉन्डेड रहता है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है लाइक हैलोजन में। तो इसीलिए इनकी एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, और एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन जो टेक्निक है वो भी लेके आऊँगी कि इस चैप्टर में से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं पूरी, वैसे तो पूरी 10th की आपको अच्छे से ये साइंस कराने वाली हूँ। हम लोग अभी केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है हमने, फिर उसके बाद में हम लोग बायोलॉजी और फिज़िक्स को भी पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन को भी हिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ओके, हैप्पी रहिए, बाय बाय।